देखो अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, r माइनस 2s प्लस टी। r का मतलब डेल डेबा स्क्वायर बाय डेबा एक्स स्क्वायर। ऐसे s का मतलब क्या होता है, डेबा स्क्वायर बाय अरे अरे माइक बंद है, माइक बंद है। अभी आ रहा है। तो r माइनस 2s प्लस टी। तो r का मतलब क्या होता है, डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा एक्स स्क्वायर, और ये डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा एक्स डेबा वाई, और t का मतलब होता है डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर, और इसका मतलब d इंटू डी डैश, और इसका मतलब क्या हो जाता है ये d डैश का स्क्वायर। तो अब अपने को क्या दिया है यहाँ पे, a की वैल्यू 2 गिवन है, b की वैल्यू 3। तो ये रिप्लेस हो जाएगा -2 स्क्वायर से, ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस a इंटू बी मतलब -6, और ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, -3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो r के प्लेस पे -4, -2s के प्लेस पे क्या आ जाएगा -6, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा -9। तो इसको सॉल्व करो, -4 12 प्लस -9, तो ये -1 आ रहा है, सबका यही आ रहा है -1। तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, माइनस कॉस 2x प्लस 3y। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आया सबको ये, सी ऑप्शन। तो एक ही क्वेश्चन पूछा ही अब तक, और अगर पूछेंगे भी तो या तो e⁻ax प्लस by, या तो फिर कॉस या साइन, इसके अलावा कभी कुछ नहीं पूछेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का, अगर मैं कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं, अब इसके ना सॉल्यूशन जो होते हैं उसको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग। सबसे पहले कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो मान लो कोई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, और उसके सॉल्यूशन को कब हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे या कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास एक कोई कर्व गिवन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। मतलब पहले मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और यहां से फिर ab को एलिमिनेट करके जो भी मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या बन जाता है, x y z p और q, इस फॉर्म में आता है। और ये अपने पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 2, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2। ये क्लियर है सबको। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको सॉल्व करके जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, जितने इसके पास आर्बिटरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये जो सॉल्यूशन मिलता है इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है सबको ये। तो कंप्लीट सॉल्यूशन एक ऐसा इंटीग्रल सरफेस होता है जिसमें उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं जितने की इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो अब तक हम लोग फाइंड करते आ रहे हैं ना, वो सारे क्या थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कंप्लीट इंटीग्रल मिलते थे। जब तक मैं कॉची थ्योरम उसमें अप्लाई नहीं करता हूं तो वो क्या रहता था, एक कंप्लीट इंटीग्रल मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक कर्व से पास हो रहा है,
फिर उसको यूज करके हम लोग उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे पूछ लिया, मतलब एज इट इज स्टेटमेंट है वो, कि अगर मान लो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, अगर ये कोई एक फर्स्ट ऑर्डर का पीडीई है, तो देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन्वॉल्विंग, तो एक रिलेशन ही मिलता है ना, जो अपने को एक्स वाई जेड और दो कांस्टेंट आते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएबल के बीच में रिलेशन आता है कि उसके पास उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे, या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल, या उसी को कंप्लीट सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करो, और उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, और कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे? जितने इसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो ये इसका आंसर क्या आएगा? कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये हो गया अपने पास कंप्लीट इंटीग्रल। फिर इसके बाद आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर इसी को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मान लो मैं ए बी का कोई वैल्यू पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, और उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्लियर है सबको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर कुछ कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। थर्ड आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन से नहीं आता। हो सकता है कि कभी कभी इन केस सिंगुलर सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन आपस में इक्वल हो जाए, बट इसका मतलब नहीं है कि सिंगुलर सॉल्यूशन को कंप्लीट सॉल्यूशन से लाया गया। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अपने पास एक्स वाई जेड और पी क्यू है। ठीक है, और इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है, और ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, जब मैं इसमें से ए बी को एलिमिनेट करूंगा। और ए बी को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे फाई को ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां से ए बी को एलिमिनेट करके जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो ए और बी को एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। बट ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके नहीं मिलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक बार ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार बी के रिस्पेक्ट में, ए बी को एलिमिनेट करेंगे, और जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये क्लियर है सबको? सिंगुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग? जो भी सॉल्यूशन है ना, उसमें कोई एक वैल्यू पुट करके ए बी का सॉल्यूशन निकालते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू पुट करके नहीं निकालते। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार बी के रिस्पेक्ट में। सॉल्व करने के बाद जो एलिमिनेट होने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, बट दोनों आपस में डिफरेंस है। समझ में आया सबको ये? अब नेक्स्ट आता है अपने पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? मान लो ये मेरे पास x y z a और b इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक कंप्लीट इंटीग्रल है। मैं क्या करूंगा? b को ना कुछ a के फॉर्म में पहले लिख दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ x y z a फाई ऑफ a। और अब क्या करूंगा? इसको a से डिफरेंशिएट करके यहां से a को एलिमिनेट करूंगा, और इसके बाद जो सॉल्यूशन आता है
उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए सबको? पहला कंप्लीट इंटीग्रल था कि अपने पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसके पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसको इंटीग्रेट करके हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर जो भी मेथड यूज होता है उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल। अब उसी में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो ए बी का, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंप्लीट और पर्टिकुलर। उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं? ये ए बी को एलिमिनेट करते हैं, बट कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके नहीं, हम लोग पूरे फाइव को एक बार ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार बी के रिस्पेक्ट में, और यहां से ए बी को एलिमिनेट करेंगे। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं? पहले बी को कुछ ए के फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जो एलिमिनेट होगा उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये सब डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब इसका यूज जो हम लोग करते हैं ना सिंगुलर सॉल्यूशन का, ये सब यूज करते हैं हम लोग जब नॉन लीनियर का आता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे लीनियर के केस में हम लोग किसका यूज करते थे? लैग्रेंजर इक्वेशन का। ऐसे यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ठीक है, तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो इक्वेशन आता है, अपने पास कितने वेरिएबल है यहाँ पे? एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू। टोटल वेरिएबल कितने हो गए? एक्स, वाई, जेड, 5। तो हम लोग क्या करेंगे? डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी, डी क्यू। वहां पे सिर्फ डी एक्स, डी वाई, डी जेड लेते थे, यहाँ पे डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी और डी क्यू। डी एक्स को क्या करेंगे? एफ पी से डिवाइड करेंगे, डी वाई को एफ क्यू से, और उसके डी जेड में माइनस पी एफ पी, क्यू एफ क्यू, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, और ये सबको इक्वल। जैसे लैग्रेंजर इक्वेशन में किसी भी दो को हम लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते थे, ऐसे यहाँ पे भी निकालना। ठीक है, ये अपने पास इसको बोलते हैं चारपिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन। एफ पी का मतलब डेल एफ बाय डेल पी, ये डेल एफ बाय डेल क्यू। ऐसे ही एफ एक्स मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स, एफ वाई मतलब डेल एफ बाय डेल वाई। क्लियर है सबको ये? तो ये चारपिट्स इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी, डी क्यू। डी एक्स एक्स को रिलेट करो, हमेशा याद रखना एक्स को पी से रिलेट करना है और वाई को क्यू से रिलेट करना है। अच्छा, ये यही इक्वेशन नहीं रहता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर इसमें यहां साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये बना सकते हैं, तो कहीं कहीं ये मिलेगा और कहीं कहीं पे माइनस वाला। क्लियर है? दोनों चलता है। तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो, अपने को निकालना है कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडीई एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये पी क्यू में लीनियर नहीं है ना, अगर कोई पी क्यू का फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो सकता है? पी का कितना भी पावर हो सकता है, पी लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, सिर्फ पी और क्यू का फंक्शन है। मतलब इसमें जो भी टर्म्स होंगे उसमें सिर्फ पी और क्यू होंगे। क्लियर है सबको ये? मतलब ये नॉन लीनियर है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बाकी जो इसके पहले की है वो तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आया सबको ये? तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है इस पीडीई का एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेरे पास एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब हम लोग यूज करते हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था? डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी, डी क्यू।
ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं, एक तो एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, एफ वाई क्यू इंटू एफ जेड। एक बात बताओ, इसके पास एक्स और जेड के टर्म्स हैं? अपने को सिर्फ क्या करना है, पी क्यू के प्लेस पे उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है, ये जीरो आ जाएगा ना, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dp बाय जीरो इज इक्वल टू dq बाय जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? तो ये क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू जीरो एंड dq इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करूंगा तो p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a और q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b, ऐसे लिख सकता हूँ। बस मेरा काम इतना ही था कि मुझे इस p के प्लेस पे एक वैल्यू निकालनी थी और q को रिप्लेस करना था b से। तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट आ गए अपने पास। तो ये अपने पास आ गया कि p की वैल्यू p इज इक्वल टू a और q इज इक्वल टू b। अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब मैंने याद था एक बार डिफरेंशियल का डेफिनेशन बताया था मल्टी वेरिएबल में कि dz का मतलब क्या होता है, z किसका फंक्शन है? अगर z किसी एक्स वाई का फंक्शन है तो मैं dz को कैसे लिख सकता हूं? डेल एफ बाय डेल जेड dx, डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई और dy, ऐसे लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, dz, ये क्या है p dx, और ये क्या है अपने पास q dy ना। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है मेरा कुछ इस फॉर्म में आएगा। और p को हम लोग ने क्या निकाला है, ए एक्स, और q के प्लेस पे b, ये ऐसे आ जाएगा। तो मेरा ये सॉल्यूशन होता है। तो आगे चल के ये याद रखना है कि जब भी एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है तो अपना जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा इसी फॉर्म में आने वाला है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी। क्लियर है सबको ये समझ में आया सबको? हेलो, बस अब चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, अपना ऑप्शन कैसे था, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। बट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, b को कुछ a का फंक्शन लिख सकता हूँ और c को b मान लेता हूँ। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ c ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, मतलब b और d तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, a भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या सिर्फ c। तो क्या किया, जस्ट उसने a को वैसे ही रखा है और b को कुछ a का फंक्शन बोल दिया है। और ये जो हम लोग ने वहां पे कांस्टेंट c यूज किया, इसने यहाँ पे b यूज किया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया सबको ये? हेलो, ठीक है, एक क्वेश्चन और करो इससे रिलेटेड। ये इसका भी कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस पीडीई का। p माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। कैलकुलेट करो, चार फीट इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। किसी भी दो रिलेशन को सॉल्व करो, p और q के बीच में रिलेशन निकालो और फिर इसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्व करो इसको, चलो।
आया किसी का? आया किसी का? बोलो। ठीक है, 4 फीट से तो नहीं आ रहा है ये। ठीक है, अपने को सिर्फ कांस्टेंट चाहिए ना, तो p माइनस 3x² q² माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसी को मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता हूँ k। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट लूंगा तो p माइनस 3x² इज इक्वल टू, क्या यूज किया? a यूज किया है ना, तो इसको मान लेता हूँ a। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस 3x²। और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो q² माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से q² इज इक्वल टू a प्लस वाई। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? √a+y। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? dz इज इक्वल टू p dx प्लस q इंटू dy। सॉल्व करो, क्या आ रहा है? dz इज इक्वल टू a प्लस 3x² dx प्लस √a+y dy। निकालो इसको।
इसको रब करो, ये सबने लिखा है, रब करो इसको, बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है ए और बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आ रहा है सबका। हेलो, बी आ रहा है ना सबका। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है चारपीट से नहीं आता, तो ये वेरिएबल सेपरेबल जैसा मेथड रहता है ना, उसका यूज करके करते हैं। मतलब जैसे अगर p के साथ x का फंक्शन है, मतलब p x के साथ है और यहाँ पे कुछ q और y का है, ठीक है, तो इसको क्या लेने का, एक कांस्टेंट ले लेके एफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए, इसको अलग से सॉल्व करो, ए वाई क्यू वाई इसको अलग से सॉल्व करो, p के टर्म्स में कुछ आएगा ये, और यहाँ पे ये कुछ q के टर्म्स में आएगा, मतलब क्यू पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू मिलेगी। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट करके अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है सबको ये। और ये सिर्फ इसी फॉर्म के लिए, हर केस में ऐसा नहीं होता। ये भी निकालो चलो, ये उस फॉर्म का नहीं है ना, तो इसको 4 फीट से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको उसके तरीके से नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p इंटू क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे पी एक्स और क्यू वाई को मैं अलग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बस किसी तरीके से अपने को p और q की वैल्यू मिल जाए बस। एक्स पी क्यू प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या रहता है? आ रहा है, कौन सा आ रहा है? ये सब पहले निकाले पूरा, माइनस एफ टी, ये वाले इससे ही एक आएगा और एक इससे निकलने वाला है, डीपी बाय एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड डी क्यू बाय एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड, इससे आ रहा है एक रिलेशन। यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का टर्म सिर्फ पी क्यू प्लस, जब इसको p इंटू जेड का टर्म साइन है सिर्फ पी क्यू आएगा, ऐसे डी क्यू अपॉन
इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, मतलब dp बाई पी इज इक्वल टू dq बाय q। तो ये log p log q प्लस log c, मतलब c इज इक्वल टू p बाई q। ठीक है, ये इसके फॉर्म में आ रहा है कुछ, मतलब p इज इक्वल टू c इंटू क्यू लिख सकता हूं मैं इसको। एक तो ये मिल गया, एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा इसका। यहां तक समझ में आया सबको? तो ये एक रिलेशन मिल गया ना अपने को, c इज इक्वल टू p इंटू क्यू। सेकेंड वाला ना फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, dx बाय, इसको जब करेंगे हम लोग तो माइनस एक्स क्यू आएगा, और जब dy करेंगे तो माइनस 2q आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो यहां से अपना q q कैंसिल हो रहा है, तो dx बाय माइनस एक्स dy बाय माइनस 2y। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, c2 इज इक्वल टू, बट अब तो इसमें अपने को सिर्फ एक्स वाई का ही टर्म मिलेगा ना, तो इससे तो कुछ तो एक काम करो, इसको मत, ये जो है ना, ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यू आ रहा है, डी वाई अपॉन डी माइनस डी क्यू वाई, उसके बाद डी जेड, अगर इसको भी ले लेंगे तो माइनस एक्स पी क्यू और 2y क्यू स्क्वायर। यहां से कुछ मिलेगा, अगर मैं इसको q से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्यू स्क्वायर नहीं, सिर्फ इसको ही एक को ही मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा ना, ये इसको p से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये दोनों इक्वल आ रहा है ना। रुको रुको, ये माइनस माइनस भी है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस एक्स पी क्यू, ये माइनस 2q स्क्वायर वाई, और इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस एक्स पी क्यू प्लस 2y क्यू स्क्वायर इक्वल आ रहा है ना। तो मेरे पास क्या मल्टीप्लायर बन गया, तो एक यहां से मिल जाएगा, फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये p q और इसको सिर्फ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर दो, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c2। तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू c2 क्या हुआ, अरे 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 अरे, अच्छा 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 अच्छा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी, पी एक्स प्लस क्यू वाई, और ये माइनस जेड इज इक्वल टू c2। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, q के टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं, तो ये क्यू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस पी एक्स प्लस c2। तो यहाँ से q, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना है इसको। इसमें से अपने को इक्वेशन दो कांस्टेंट मिल जाएगा ना, पी और क्यू के टर्म्स में। करना क्या अपने को, एक पी के टर्म्स में निकालना और एक क्यू के टर्म्स में। एक बार पी और क्यू मिल गया ना, फिर उसके बाद डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू पुट कर देना, q की वैल्यू, उसके बाद खाली इसको इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है।